नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्पायरेंट अड्डा में। जहां पर आज हम देखेंगे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को जो कि उत्तर प्रदेश व अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो उन्हीं का संकलन हमारे द्वारा किया गया है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे या जिनकी अत्यधिक संभावना है कि ये पूछे जाएं, संविधान से संबंधित प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो लोकसभा का अस्थायी नियुक्त करता है राष्ट्रपति, जिसे लोकसभा का अस्थायी सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो निर्णायक मत देने का अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष को। जैसे कि दोनों तरफ की वोटिंग कराई जाती है और 10-10 दोनों तरफ के वोट हैं, तो निर्णायक मत जो है लोकसभा अध्यक्ष दे सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा का जो सचिवालय है वो लोकसभा अध्यक्ष से नियंत्रित होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षाओं में कई बार ये पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। जीवी मावलंकर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लोकसभा में किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा में कोई भी बिल जैसे पेश होता है तो उसको प्रमाणित करता है लोकसभा अध्यक्ष कि ये धन विधेयक है या फिर धन विधेयक नहीं है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है कि मतलब उसका चुनाव नहीं होता, लोकसभा अध्यक्ष जो है वही उस समिति का अध्यक्ष रहता है, तो वो है नियम समिति का। आइए अगले क्वेश्चन पर। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर। ओके, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि कोई ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। तो जी हाँ, KS हेगड़े जी हैं, तो इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ये बगल में इनका चित्र है, आप लोग देख लीजिए, ये हैं KS हेगड़े। आइए अगले क्वेश्चन पर। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? लोकसभा का जनक माना जाता है जीवी मावलंकर को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसमें पूछ रहा है फर्स्ट। इस चीज़ को अपने
परीक्षाओं में ध्यान रखना कि प्रथम उपाध्यक्ष पूछ रहा है, अध्यक्ष पूछ रहा है, लोकसभा पूछ रहा है या राज्यसभा पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले होते हैं, तो उनका ध्यान रखिएगा। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत सैनम आपंगर। ध्यान रखिएगा, इस तरह के नाम जल्दी याद नहीं होते और ऐसे ही विकल्प होते हैं। तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत सैनम आपंगर। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? आप सभी लोग बताएंगे किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो रहा है बलराम जाखड़ जी का। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? जब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों लोकसभा में ना रहें तो वो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो जब ना लोकसभा अध्यक्ष है ना उपाध्यक्ष है तो उस स्थिति में लोकसभा के सदस्य होते हैं उनमें जो सबसे वरिष्ठतम होता है वो लोकसभा की अध्यक्षता करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है। कौन होता है? लोकसभा महासचिव। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो इसमें है कि जो इंग्लैंड का हाउस ऑफ कॉमन्स है ना, वहाँ भी ऐसे ही होते हैं, तो उसी की तर्ज पर हमारे यहाँ भी लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। तो इसका सही आंसर है इंग्लैंड के। इंग्लैंड में जो लोकसभा होता है, लोकसभा राज्यसभा हमारे यहाँ होता है, तो इंग्लैंड में होता है हाउस ऑफ कॉमन्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? जो लोकसभा का सचिवालय होता है वो किसके देखरेख में कार्य करता है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसमें है सही आंसर, लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में सारा कामकाज होता है लोकसभा सचिवालय का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो भारत की प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष हैं मीरा कुमार। कई लोग नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें हमने देखिए साइड में इनका डेटा है। मीरा कुमार जेंडर फीमेल और ये हैं 15वीं लोकसभा अध्यक्ष हैं और इनका कार्यकाल था 2009 से 2014 तक। तो ये हैं मीरा कुमार। ध्यान दीजिएगा, ऐसे कई बार कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं तो बच्चे एग्ज़ाम में गड़बड़ कर देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जो भारत का प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, यहाँ पे है, इसमें लिखना चाहिए था होता था। कौन होता था? तो जो योजना आयोग का अध्यक्ष वो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। जो मतलब कि वर्तमान में जो भी प्रधानमंत्री होगा वो लोग योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। तो अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है और जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संघीय मंत्रिमंडल की
बैठक का सभापति कौन होता है? जो संघीय मंत्रिमंडल होता है उसकी बैठक का सभापति कौन होता है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? जो संघीय मंत्रिमंडल होता है उसकी बैठक होती है तो उसका सभापति कौन होता है? तो उसका सभापति होता है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने समय का होता है या कितना होता है? जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है वो कितने समय का होता है? तो वो होता है 5 वर्षों का। सही आंसर है 5 वर्ष। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे महाशय जो जिन्होंने पहले प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था? तो थे मोरारजी देसाई। ये हमारे चौथे प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल भी है, आप लोग देख लीजिएगा। जहाँ आवश्यक जानकारी होगी वहाँ पे आपको इस तरह के व्याख्यात्मक नोट्स मिल जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री जो रहे वो भारत के सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। आप सभी लोग जानते होंगे, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए होती है? सब लोग जवाब देंगे। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु की कितनी आवश्यकता होती है? न्यूनतम आप 25 वर्ष के हैं तो आप लोग प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 25 वर्ष मिनिमम आयु होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? जो पहले राजकीय प्रणाली थी, फिर उसके बाद जो संसदीय प्रणाली है सबसे पहले किस देश में लागू हुई? पहले राजाओं का शासन था, लेकिन फिर उसके बाद लोगों ने सोचा कि नहीं, इसमें एक ही राजा होता है, उसी के वंश वाले बनते हैं राजा, तो उसको छोड़ते हैं, नई प्रणाली लेके आते हैं। तो उसमें संसदीय प्रणाली लाई गई। तो सबसे पहले लागू कहाँ हुई? ब्रिटेन में। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में लागू हुई। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित होती है या फिर किसमें निहित है? कहने का मतलब कि जो संप्रभुता होती है, कर्ता धर्ता होता है, वो कौन है? तो जो प्रधानमंत्री होता है उसमें तथ्यात्मक संप्रभुता निहित होती है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? मतलब कि मतलब कौन कौन से कितने प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री रहते हुए उन्हें हार्ट अटैक आ गया या फिर किसी तरह की बीमारी हो गई, पद पर रहते हुए अब तक 3 लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? अभी आपने देखा है कि प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है राष्ट्रपति, तो पद और गोपनीयता की शपथ भी वही दिलाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? ये थे इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन,
जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा। आप लोग यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, गुलजारी है, गुलजारी लाल नंदा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो संसदीय शासन प्रणाली में जो वास्तविक शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। जो राष्ट्रपति होता है वो हमारा कठपुतली की तरह होता है, उसके पास ज़्यादा शक्तियाँ नहीं होती। जो ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं वो होती हैं प्रधानमंत्री के पास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बना या कौन बने थे? तो सबसे कम आयु में जो प्रधानमंत्री बने थे तो वो बने थे राजीव गांधी जी। आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। जो लोग जीत के जाते हैं तो जो बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। तो सिंपल सा है, ध्यान रखिएगा। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? तो जैसे कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है तो इसमें जैसे है, किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, तो इसमें सही जवाब है एच.डी. देवगौड़ा। न वो राज्यसभा के सदस्य थे न लोकसभा के, तो वो कौन थे? एच.डी. देवगौड़ा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? तो कौन से प्रधानमंत्री है जो एक भी दिन संसद नहीं गए? समझ लीजिए कि कौन से प्रधानमंत्री हैं। चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन है, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें नियुक्त होती है? जो सारी कार्यपालिका होती है कि कानून बनाना या फिर ऐसे ही ढेर सारे काम करना, उसमें जो समस्त सत्ता होती है वो किस में निहित होती है? तो वो होती है मंत्रिपरिषद में। जो कैबिनेट मंत्री हैं या ऐसे ही तो उनमें नियुक्त होती है। आइए अगले क्वेश्चन पर, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जो संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री होते हैं तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। जैसे राज्यसभा लोकसभा होती है तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर कुछ गलत होता है तो फिर उनसे लोकसभा में जब बैठक होती है तो उनसे उसका जवाब मांगा जाता है लिखित में, ऐसे करके कि आपने ऐसा क्यों किया, तो लिखित में जवाब देते हैं, मौखिक जवाब देते हैं, तो ऐसे होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? इसमें पूछा जा रहा है कि अगर भारत में कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है तो वो अगर वो राज्यसभा का ना सदस्य है और ना ही लोकसभा, तो वो अपने पद पर कितने दिन तक रह सकता है? तो वो रह सकता है सिर्फ 6 महीने, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद उसको राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी एक का सदस्य बनना पड़ेगा। और अगर दोनों का सदस्य है तो एक चाहे राज्यसभा या लोकसभा से इस्तीफा देना पड़ेगा, तब वो प्रधानमंत्री बनेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद वाले क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आप सभी लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा। तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 में है। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? जो मंत्रिमंडल का गठन होता है वो कौन करता है? तो वो करता है केंद्रीय मंत्री। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो गठन करते हैं
के मंत्रिमंडल का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? कानून मंत्री या कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? यहाँ कानून मंत्री होना चाहिए था, टाइपो एरर है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सभी लोग जानते होंगे, किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी हाल में ही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस गया है, वो किस डेट में पड़ता है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। कौन सा प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है? कौन सा प्रस्ताव है जो संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है? मंत्रिपरिषद मतलब कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं और अन्य मंत्री होते हैं, तो इनमें विपक्षी दल के नेता भी होते हैं। तो कौन सा प्रस्ताव रख सकती है? तो वो रख सकती है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास और अविश्वास दो तरह के प्रस्ताव होते हैं। तो कौन सा प्रस्ताव रख सकती है मंत्रिपरिषद संसद में? विश्वास प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनको पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? जो भारत की मंत्रिपरिषद होती है उसमें अधिकतम ज़्यादातर सदस्य लोकसभा के ही होते हैं। जो रूलिंग पार्टी से जो चुन के जाते हैं, अधिकतम सदस्य वहीं से आएंगे। सिंपल सी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप लोग जानते हैं कि कौन थे, बताने की ज़रूरत ही नहीं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्हीं के लिए है। आप लोग एक एक बातें इनकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये काफ़ी आसान बात होगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? जहाँ जनता द्वारा जो डायरेक्ट चुने जाते हैं, जनता जहाँ चुन के भेजती है, तो वहाँ वो सदन कौन सा होता है? जहाँ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं डायरेक्ट रूप से, जिनको हम आप लोग मतदान करते हैं, तो वो जाते हैं लोकसभा में। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? कई बार इसमें संशोधन हुआ, जो अभी चल रही है तो वो है 552, 552। जो मूल संख्या है 552 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। और जो इसमें है अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो वो हैं 545। 543 इलेक्ट होते हैं और 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति नियुक्त किए जाते हैं, नामित करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो मैंने जैसे अभी ऊपर बताया कि 543 इलेक्ट होके आते हैं पूरे देश से, और 2 एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति नामित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो लोकसभा में जो सीटें आवंटित होती हैं वो जनसंख्या के आधार पर होती है कि एक सांसद होगा इतने क्षेत्र में, 10 लाख पे एक सांसद होगा, या फिर 15 लाख पे, 9 लाख पे, 5 लाख पे एक सांसद होगा। इस तरह होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस आधार पर होता है या किस पर आधारित है? तो जो अभी वर्तमान समय में
कि इस राज्य से इतने हैं, इतनी सीटें हैं लोकसभा की, और फलां राज्य से इतनी हैं, तो वो किस आधार पर? वो है 1971 की जनगणना के आधार पर अभी सीटों का आवंटन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? कौन सी लोकसभा थी जिसके चुनाव 4 चरण में हुए? तो वो थी 14वीं लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी हो? तो ठीक उतनी हो जितनी प्रधानमंत्री बनने के लिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में सभी लोग जवाब दीजिएगा। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी हो? तो वो है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो सबसे ज़्यादा भेजता है उत्तर प्रदेश। ये यूपी में भी पूछा जा सकता है और केंद्रीय परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा लोकसभा में अपने प्रतिनिधियां भेजने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। और यहाँ संख्या भी पूछी जा सकती है कि लोकसभा की कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में है? तो वो है 80 सीटें। अगला क्वेश्चन, किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान हैं, मतलब बराबर हैं? 2 बड़े राज्य हैं, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। यहाँ पे दोनों राज्यों में सीटें समान हैं कि जितनी आंध्र प्रदेश की हैं उतनी ही सीटें पश्चिम बंगाल की हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र में किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक जो संसदीय क्षेत्र है वो है महाराष्ट्र में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? जो लोकसभा की संख्या सबसे कम है वो किन राज्यों में है? वो है नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में। 3 राज्य हैं जहाँ पे लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है। आइए अगला क्वेश्चन, लोकसभा का नेता कौन होता है? पता ही है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? जो रिटायर हो जाते हैं, जिनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो उनके लिए पेंशन की व्यवस्था कब की गई? सन पूछ रहा है 1976 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो वर्ष में 2 बार कम से कम बुलाया जा सकता है। अधिकतम कई बार हो सकता है, लेकिन जो मिनिमम है वो 2 बार हो सकता है कि साल में 2 बार जरूर लोकसभा का सत्र बुलाया जाता है। अगला है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को जो भंग कर सकता है राष्ट्रपति। और किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। जब प्रधानमंत्री अपना बहुमत साबित नहीं कर पाता तब वो राष्ट्रपति से कहता है कि हाँ लोकसभा भंग की जाए, तब राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? वित्तीय बिल एक्चुअली यहाँ होना चाहिए, तो वित्तीय बिल कहाँ पेश किया जाता है? चलिए कोई बात नहीं है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? तो वो है लोकसभा में। अगला क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो जहाँ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि रहेंगे वहीं पे लोकसभा सही जवाब है। अविश्वास प्रस्ताव वहीं लाया जाता है जहां डायरेक्ट जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है?
तो सरकार के जो खर्चे होते हैं उसे बजट कहते हैं। तो किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा के द्वारा। लोकसभा निर्धारित करती है कि इतना बजट सरकार के लिए विकास कार्यों या फिर जो भी काम है उनके लिए बजट पास करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो इसमें सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो सदस्य हैं योग्य हैं कि योग्य नहीं है, इनका जो निर्णय करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। अनिश्चितकालीन लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर, देखिए यहाँ पे प्रोमेट लिखा हुआ है, यहाँ प्रोटेम कर लीजिएगा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो कितने दिनों तक अब्सेंट रहने पर? 2 महीने तक। लगातार 2 महीने तक अब्सेंट रहने पर लोकसभा से उस सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। लेकिन अब कई लोग ऐसे हैं जो कि 6 महीने नहीं जाते लेकिन उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होती, तो आप समझ सकते हैं। किस विधेयक को केवल स्पीकर ही पारित लोकसभा ही पारित करती है? किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो ये है वित्त विधेयक को। वित्त विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है। हालांकि ये राज्यसभा में भी जाता है लेकिन वहाँ पे ये रोका नहीं जाता। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो कैबिनेट मंत्री रहते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो वो होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ मंत्रियों से सवाल जवाब किए जाते हैं कि भाई आपने क्या किया, आपको इतना बजट अलॉट हुआ था, क्या विकास किए, या फिर किसी मुद्दे पर घेर के उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्या किया, या फिर इसी तरह के सवाल जवाब होते हैं। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो होती है लोकसभा के प्रति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो इसमें है आपातकाल में जो है लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। जैसे अनुच्छेद 352, 56, 360 ये आपातकाल है, ठीक है। आपातकाल के लिए इन्हीं से निर्णय लिया जाता है। 352, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और 360, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? जो संसद राज्यसभा और लोकसभा से बनती है, तो दोनों मिलके ये लोकसभा के कार्यकाल को कितने समय के लिए एक बार में बढ़ा सकती हैं? सिर्फ 1 वर्ष के लिए। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था? 1976 में। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? आप सभी लोगों ने सुना होगा कि प्रश्नकाल में प्रश्नकाल शुरू हो गया या फिर शून्यकाल। आप सभी लोग जानते होंगे, टीवी रेडियो में समाचार आते होंगे कि शून्यकाल का शुरुआत होते ही प्रश्नों की झड़ी लगा दी विपक्ष ने, ऐसे करके। तो शून्यकाल को ही प्रश्नोत्तर काल कहते हैं, प्रश्नकाल कहते हैं, ठीक है। इसी समय में
जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है। मतलब राज्यसभा का जो सदस्य है, क्या वो लोकसभा में स्पीच दे सकता है? बिल्कुल, स्पीच दे सकता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अधिकतर बार यही क्वेश्चन आया है परीक्षाओं में। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? जो अभी है वो है 245। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? वो करता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ओके, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा, अब ध्यान रखिएगा कि ये राज्य में पूछ रहा है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? ये करता है राज्य की जनसंख्या पर। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? तो होता है राज्य की जनसंख्या से, कि बहुत बड़ा राज्य है तो वहाँ से इतने लोग चुन के आएंगे, या फिर इतना छोटा राज्य है तो वहाँ से इतने ही आएंगे, ऐसे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? अभी आपने ऊपर पढ़ा है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं? इसका सही सही जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? जो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है? तो वो होता है 6 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? तो वो है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को नहीं। तो है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता। 4 ऑप्शन देके उसमें कंफ्यूज करते हैं, तो ध्यान रखिएगा राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? तो किसी चीज़ की वोटिंग होती है जो, तो सामान्य के लिए क्या होता है कि कुल संख्याओं का 1/10 ये होती गणपूर्ति संख्या। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसी ऐसी संख्याएं पूछ लेता है तो छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? वो है राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है तो वो उपराष्ट्रपति होता है, उस सदन का सदस्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है? अगर कोई धन विधेयक लोकसभा से पास हो गया है और राज्यसभा को भेज दिया गया है तो वो मात्र 14 दिन तक अपने पास अधिकतम रोक सकते हैं, उसके बाद उनको भेजना पड़ेगा। ठीक है, वापस लोकसभा के पास। तो कितने दिनों तक रोक सकते हैं राज्यसभा अपने पास धन विधेयक को? 14 दिन तक। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, क्यों? तो यह अस्थाई सदन इसलिए है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता। जो लोकसभा है वो भंग हो जाती है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती। और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। ठीक है, राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? या अब ध्यान रखिएगा, राज्यसभा पूछ रहा है। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव थी
वी.एस. रमा देवी, ध्यान रखिएगा, वी.एस. रमा देवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? तो राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ फर्स्ट टाइम 3 अप्रैल 1952 में। ठीक है, राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ 3 अप्रैल 1952। कभी कभी 3 अप्रैल नहीं रहता तो गलत मत कीजिएगा, 1952 ही टिक मारना। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 3 अप्रैल में हुआ है, तो ये जो प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 में ही हुई थी। ज़्यादातर चीज़ें सन से पूछी जाती हैं, तो राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? 1951, 52, 53, 54 ऐसे करके ऑप्शन रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 1952 में ही बैठक हुई है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? जो भारत में अगर सरकार को कुछ खर्च करना है तो पहले कौन स्वीकृत करेगा कि इतना खर्चा किया जाए कि नहीं किया जाए? तो वो है संसद। संसद में राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, अकेले राज्यसभा नहीं, संसद। ठीक है, संसद की स्वीकृति से ही सरकार कोई खर्चा कर सकती है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के सभापति के अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन उपसभापति करता है। कौन करता है? उपसभापति। और जो सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव को अधिसूचना जारी करता है निर्वाचन आयोग। ठीक है, राज्यसभा के मतदान होने वाले हैं, ये सूचना जारी करता है निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? जो होती है संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, तो राज्य सूची के विषयों पर केंद्रीय संसद कब कानून बना सकती है? तो उसका सही जवाब है राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर। अगर राज्यसभा के 2/3 सदस्य वोट कर रहे हैं कि कानून बने, तो फिर केंद्रीय संसद राज्य के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतराल कितना होना चाहिए? 2 बैठकें के मतलब कि जो समयांतराल है वो कितना होना चाहिए? तो वो है मिनिमम कुछ भी हो सकता है, और जो अधिकतम है मैक्सिमम वो 6 महीने। ठीक है, 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो देख लीजिए कि ये जो संघ राज्य हैं तो वो वही हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें कहते हैं, तो अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप और दमन दीव, ये राज्य हैं जिनका कि राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी कौन नहीं होता है? इसमें ध्यान रखिएगा कि पूछ रहा है कौन होता है या कौन नहीं होता है, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। तो मंत्रिपरिषद होती है, जो मंत्रिपरिषद कैबिनेट होती है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो होती है लोकसभा के प्रति, ना कि राज्यसभा के प्रति। तो कौन उत्तरदायी नहीं होता? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह नहीं होती। ठीक है, राज्यसभा मंत्रिपरिषद से, कैबिनेट से कोई भी सवाल जवाब नहीं कर सकती, वो कर सकती है लोकसभा। ठीक है,
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? जो भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे, तो वो हैं इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह। आप जानते हैं कि ये दोनों राज्यसभा के सदस्य थे। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? हमारे ही देश की तरह किसी और भी देश में उपराष्ट्रपति होता है, तो वो कौन सा देश है, इसमें पूछा गया है। तो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए में भी उपराष्ट्रपति होता है। अभी हाल में ही अमेरिकी चुनाव संपन्न हुए हैं, वहाँ पे एक भारतीय मूल की महिला ने भी चुनाव जीता है और उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रबल दावेदार हैं। आप सभी लोग उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है कि जो भी उपराष्ट्रपति रहेगा वही राज्यसभा का अध्यक्ष रहेगा। मान लीजिए कि अभी कोई राज्यसभा का अध्यक्ष है, मतलब कि अभी कोई उपराष्ट्रपति है और वो अभी राज्यसभा का अध्यक्ष है, तो अगली बार कोई बदल जाएगा तब भी पद भी बदल जाएगा। जो कहने का मतलब कि जो करंट उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? जो राज्यसभा की बैठकें होती है तो उसमें सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। जब अध्यक्ष होता है तो अध्यक्षता कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। एकल संक्रमणीय प्रणाली के बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो अगर भारत के उपराष्ट्रपति को चुनना हो तो उसका चुनाव कौन करेगा? वोटिंग कौन करेगा? तो करेंगे संसद के दोनों सदन। अब दोनों सदनों का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को जो नियुक्त करता है उसी को अपना त्यागपत्र भी देते हैं। तो उपराष्ट्रपति को नियुक्त राष्ट्रपति करता है तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग तब करता है जब राज्यसभा या लोकसभा में या जहाँ भी कहीं बराबर मत हों दोनों तरफ की, 10 इधर भी हैं 10 वोटिंग उधर भी हैं, तो वो निर्णायक मत अपना तब देता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? मान लीजिए कि अगर उपराष्ट्रपति ठीक से काम नहीं कर रहा है या भ्रष्टाचार या अन्य किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न है तो उसको पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? मतलब इस क्वेश्चन में है कि किस सदन में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव रखा जाता है, तो उपराष्ट्रपति जहाँ का अध्यक्ष होगा वहीं सबसे पहले प्रस्ताव रखा जाएगा। तो पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, तो राज्यसभा में इसका प्रस्ताव रखा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? लगातार जो राष्ट्रपति 2 बार थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद हामिद अंसारी कौन से उपराष्ट्रपति हैं, किस नंबर के हैं? तो मोहम्मद हामिद अंसारी 12वें उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक हैं? ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछ क्या रहा है, कितने कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक हैं? तो कम से कम है 20 अनुमोदन आवश्यक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उसमें कोई विवाद हुआ, तो उसको कौन देखता है? उसको देखता है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का जितना होता है उतना ही उपराष्ट्रपति का रहेगा। दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, तो कितना होता है? 5 वर्ष का। अगले क्वेश्चन पर, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना हो तो कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 35 साल, कम से कम होनी चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? उपराष्ट्रपति जो होता है तो उसको वेतन या भत्ता जो भी मिलता है वो किसके बराबर मिलता है? तो होता है लोकसभा अध्यक्ष के बराबर उसको सैलरी मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर्स में तो छात्र इधर उधर बगले झांकने लगते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। ठीक है, आर्टिकल 63। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। जो राज्यसभा अपने आप से अपना अध्यक्ष नहीं चुन सकती। ठीक है, उसका अध्यक्ष फिक्स होता है कि जो उपराष्ट्रपति रहेगा वही राज्यसभा का अध्यक्ष रहेगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिंतो लिखा हुआ है, सिद्धांत होना चाहिए, को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भारतीय संविधान में किस भावना को लेकर, मतलब क्या सोच के लिया गया है? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या सोच के लिया गया है, इसमें यही पूछा गया है। तो इसमें लिया गया है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। क्वेश्चन दोबारा देख लिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? यह किसने कहा था? तो इसको कहा था केटी शाह ने। ठीक है, केटी शाह ने। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? भारतीय संविधान में कौन सा ऐसा पार्ट है जो कहता है कि ये समाजवादी व्यवस्था होना चाहिए, मतलब सबका, किसी एक चीज़ पे सबका अधिकार हो, किसी एक का नहीं? तो वो है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
राज्य का मतलब है कि स्टेट नहीं, यहाँ पे राज्य का संदर्भ देश से है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? संविधान में राज्य को कल्याणकारी बनाने का आदेश नीति निर्देशक तत्व देते हैं। यहाँ पे विस्तार से बताया गया है कि राज्य कैसा होना चाहिए, आदि आदि। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस आधार पर निर्भर करता है? नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो वो है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निर्भर करता है कि सरकार के पास कौन कौन से संसाधन हैं जिसके आधार पर इनका जो क्रियान्वयन है वो किया जाए। ठीक है, तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनमें समानता क्या है? तो ये है एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, एक दूसरे के पूरक हैं। आइए अगला क्वेश्चन, क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो इसमें क्वेश्चन देख लीजिए, क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो कुछ का हो सकता है। ठीक है, कुछ का हो सकता है कि राज्य ही नहीं रहे, राज्य को सर्वप्रथम माना गया है, राज्य में ही सारे लोग रहते हैं। तो मान लीजिए किसी आपका एक अधिकार छीनने से सारे लोग सुखी होते हैं, कल्याणकारी राज्य बनता है, तो उसमें कुछ का अधिकार छीना जा सकता है। ठीक है, और ऐसा ही एक वाकया होता है आपातकाल के समय, वहाँ पे भी आपके मूल अधिकार ज़्यादातर हरण कर लिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? तो वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, कि अगर कोई भी एक लिपिक है और दूसरा भी लिपिक है, तो उस समान कार्य करते हैं दोनों, तो उनको समान ही वेतन दिया जाएगा। एक चपरासी है और दूसरा भी चपरासी है, तो उनको समान वेतन ही मिलेगा। ठीक है, तो इसकी व्यवस्था है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ सन्निहित है? तो इसमें पूछा गया भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना, कि राज्य को बाहरी आक्रमण या ऐसे ही किसी चीज़ से बचाना कहाँ सन्निहित है? तो वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है कि राज्य की जनता को विदेशी आक्रमण से बचाना ही राज्य का काम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा इसमें देखिए मात्रा गलत है, कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? संविधान का कौन सा अंग है? तो वह है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, जिसमें आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सर्वन से है? हालांकि यहाँ कुछ और होना चाहिए था, लेकिन यहाँ टाइपो हो गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति और सुरक्षा से है? तो वो है आर्टिकल 51, अनुच्छेद 51। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? राज्य के नीति निर्देशक में ही इसकी बात कही गई है। तो वो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के? तो यहाँ होना चाहिए था 6 से 14 वर्ष। ठीक है, 14 वर्ष तक के, 6 से 14 वर्ष।
अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो भारत के किस राज्य में है? वो है गोवा में। सभी लोगों को पता है गोवा। ये देखिए यहाँ पे, ये गोवा का मैप है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो नीति निर्देशक तत्वों का महत्व राज्य के लिए है। राज्य का स्टेट, मैं फिर बता दूं कि राज्य का मतलब कि राज्यों का नहीं है, राज्य का यहाँ संदर्भ देश से है। ठीक है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, कानूनी सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 39A, आर्टिकल 39A। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? तो नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? वो है सूचना का अधिकार। ठीक है। सूचना का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? जो हमारे मूल अधिकार हैं, सर्वप्रथम किस देश ने मान्यता दी? तो सर्वप्रथम मान्यता दी यूएसए ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ठीक है। अगला है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा? तो सबसे आलोकित भाग कहा भाग नंबर 3 को। ठीक है, भाग नंबर 3 को। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या हैं? भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? तो है मूल संविधान का हिस्सा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? अभी मैंने बताया था कि आपातकाल के समय आपके मौलिक अधिकारों का हरण किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों के लिए क्या होता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और 360। ठीक है। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार है किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके पीआईएल डाल के बता सकते हैं कि हमारी मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे अधिकारों की रक्षा कीजिए। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इस पे अमुक व्यक्ति को बताएगा कि क्या है क्या नहीं। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? छुआछूत दूर करने के लिए किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है? तो वो है अनुच्छेद 17 में। अगर कोई छुआछूत मानता है और इससे आपका उत्पीड़न होता है तो आप अनुच्छेद 17 के तहत आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है और इसके तहत आप शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकारों का जो मेन मोटो है वो क्या है? तो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार यहीं पे बताया गया है कि किस किस से हमें समानता है, स्वतंत्रता है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? जो सूचना का अधिकार आपको पता है कि बाद में बना है, तो कहाँ जोड़ा गया है? तो जोड़ा गया है अनुच्छेद 19A में। ठीक है। अनुच्छेद 19A। अगला है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो वो जोड़ा गया है 21A में। ये आपका मौलिक अधिकार है, आवश्यक है कि आप शिक्षा प्राप्त करें। अगर कोई इससे आपको रोक रहा है तो आप
अनुच्छेद 21 के तहत उस पर कार्रवाई कर सकते हैं कि हमें शिक्षा लेने से रोका जा रहा है। ठीक है। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है? तो उसमें कहा गया बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार कि उनसे कोई बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता, ऐसे हैं अनुच्छेद 24 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपत्ति का अधिकार कैसा है? जो संपत्ति रखने का अधिकार है वो कैसा अधिकार है? तो ये है कानूनी अधिकार है। ठीक है। आइए देखते हैं अगला, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 में कि आप किस धर्म को मानते हैं, नहीं मानते, क्या करते हैं, आप आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, ये आपकी पर्सनल राय है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता कि नहीं, आपको कोई प्रेरित ही नहीं कर सकता कि आप फलां धर्म को ही मानिए, अमुक धर्म के ही अनुयायी बनिए, ऐसा कुछ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसे है? जो मौलिक अधिकार है हमारे, तो उसमें कोई संशोधन कर सकता है तो कौन है? संसद। संसद हमारे मौलिक अधिकारों को कम ज़्यादा कर सकती है, घटा बढ़ा सकती है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखें, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? एक पिटीशन दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें बताया गया कि किस वाद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया संसद को, तो है केशवानंद भारतीवाद में। ठीक है। आप लोग गूगल कर लेना इस चीज़ को, केशवानंद भारतीवाद। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो कौन सा मूल अधिकार है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, और यहाँ पे एक और है वोटिंग का। ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और दूसरा हो जाएगा वोटिंग का। दोनों सही हैं, दोनों, अगर दोनों में से कोई है तो आप टिक मार सकते हैं, आपका सही रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा है? तो ये मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है। आइए अगला देखते हैं, B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो ये होता है परमादेश। परमादेश जब सुप्रीम कोर्ट जारी करता है तो उसमें उसे परमादेश कहते हैं, जिसमें डायरेक्टरेट करते हैं कि हम आदेश देते हैं आप ऐसा करें। आइए अगला देखते हैं, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? अब यहाँ पे होना चाहिए लागू नहीं था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में लागू है। ठीक है। तो यहाँ इस बात को ध्यान रखिएगा कि सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है। तो ये लागू नहीं था जब तक यहाँ से 370 खत्म नहीं हुआ था। अब 370 के बाद यहाँ पे सूचना का अधिकार लागू है, आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? अगर आपको लगता है कि आपके घर से कोई बंदी है और आपको लगता है कि पुलिस ने उसे मार दिया है, टॉर्चर किया है, या फिर किसी तरह की दिक्कत है, कई सालों से मुलाकात नहीं हो पाई है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका डाल सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट संबंधित विभाग को कहेगा कि फलां बंदी को, जिसके लिए आप याचिका लगाएंगे, रिट दाखिल करेंगे, तो वो कहेगा सुप्रीम कोर्ट आप संबंधित विभाग को आदेश देगा कि फलां व्यक्ति को पेश किया जाए न्यायालय के समक्ष कि हाँ वो सुरक्षित है। ठीक है। तो ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? पर्सनल फ्रीडम के लिए। ठीक है। तो होती है
हैवियस कॉर्पस। अभी जिन लोगों ने ध्यान दिया होगा तो न्यूज़पेपर्स में काफ़ी ज़्यादा चर्चित था, तो ये ध्यान रखिएगा। इस पे एक आर्टिकल लिखा था प्रशांत भूषण, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील हैं, ठीक है। और इसी पे एक आर्टिकल लिखा था शशि थरूर ने, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? आपने अभी ऊपर पढ़ लिया है, तो किसके पास है? संसद के पास। वो प्रतिबंध लगा सकती है, कम कर सकती है, ज़्यादा कर सकती है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता है भाषण स्वतंत्रता, स्पीच फ्रीडम, कि आप कहीं भी जाके कोई भी वक्तव्य दे सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं। तो प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में आती है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। संविधान से संबंधित सारे क्वेश्चन जो थे, इसमें एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन ज़रूर पसंद आए होंगे। ये वो क्वेश्चन है जो कि पहले की परीक्षाओं में आ चुके हैं और आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए मैंने इन सब प्रश्नों का संग्रह किया था कि आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकें। तो इसी के साथ आइए लेते हैं विदा। जय हिंद।